हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनबीएफसी ऑडिट में जो अमेंडमेंट्स है वो पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत सुंदर से प्रेम से एग्जाम्पल के साथ पढ़ाऊंगा, आराम से आप लोगों को याद रहेगा। दिस इज़ एनबीएफसी ऑडिट अमेंडमेंट। ये नोट्स आप देख सकते हो इधर, ठीक है। तो ये नोट्स के लिंक भी मैं अटैच कर दूंगा, ध्यान देना। सबसे पहली बात तो आरबीआई ने नए डायरेक्शंस इशू किए हैं जिनका नाम आप याद कर लो, और ये नाम वेन एवर यू आर आंसरिंग एनी क्वेश्चन ऑन एनबीएफसी ऑडिट तो ये नाम तो चाहिए ही चाहिए इधर बोर्ड पर। मास्टर डायरेक्शन एनबीएफसी स्केल बेस्ड रेगुलेशन, ये वर्ड चाहिए मेरे को, स्केल बेस्ड रेगुलेशन डायरेक्शंस 2023। बाकी तुम इधर उधर कोई दिक्कत नहीं है, तुम सीधा बोलो आरबीआई का स्केल बेस्ड रेगुलेशंस डायरेक्शंस 2023। द मोमेंट यू राइट दिस, एग्जामिनर की नज़रों में जाएगा कि हाँ ये अमेंडेड आंसर लिख रहा है, तो ये फर्स्ट नाम है, याद रखना है। अब नीचे आते हैं। नेट ओन्ड फंड्स, जो छोटे छोटे एनबीएफसीज होते हैं ना, उनके लिए नेट ओन फंड अभी भी 2 करोड़ है, लेकिन बाकी सबके लिए इन्होंने धीरे धीरे लिमिट को बढ़ा दिया है। छोटे छोटे एनबीएफसीज मतलब सर वो एनबीएफसीज जिनमें कोई पब्लिक फंड नहीं है, कोई कस्टमर इंटरफेस नहीं है, 2 करोड़। फिर ये 2 एनबीएफसीज, ये भी बेस लेयर वाले एनबीएफसीज हैं, पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म और अकाउंट एग्रीगेटर, ठीक है। इन दोनों को भी बोला 2 करोड़ का नेट ओन फंड अलाउड है। अब ऊपर इन तीनों के लिए आईसीसी, द मोस्ट टिपिकल एनबीएफसी इज आईसीसी, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, जैसे बजाज फाइनेंस या फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन या फिर फैक्टर। इनको एक टाइमलाइन दिया गया है कि आपको अपना नेट ओन फंड इंक्रीज करके 10 करोड़ रुपीस तक पहुंचाना है। कहां तक पहुंचाना है? 10 करोड़। अब वो टाइमलाइन कुछ इस तरह से है, ठीक है। मैं लिख रहा हूं यहां पे 257 57 2510 5710, फिर से 5710, ओके। आईसीसी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनीज की करंट नेट ओन फंड है 2 करोड़। इनको बाय 31 मार्च 2025, जो कि बीत चुका है, वहां तक 5 करोड़ करना है और 31 मार्च 2027 तक 10 करोड़ करना है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को और फैक्टर्स को अभी 5 करोड़ है, 31 मार्च 25 तक 7 करोड़ करना था और 2027 तक उनको 10 करोड़ करना है। अब इसमें नॉर्थ ईस्ट के लिए एग्जाम थोड़ा सा कम है। नॉर्थ ईस्ट के लिए ये है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में जितने भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं भारत में, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो हमारे 7 स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, इस तरफ है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो 7 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, इनमें जितने भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उनका करंट है 2 करोड़। फिर उन लोग को 2025 तक करना था 5 करोड़ और अब फाइनली करना है 10 करोड़, ठीक है। तो ये एक इन्होंने पाथ बनाया है, टाइमलाइन टू मीट द न्यू नेट ओन फंड क्राइटेरिया। सो दीज 3 एनबीएफसीज, फिर से आईसीसी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड फैक्टर्स, इनको अपना नेट ओन फंड बढ़ाना है धीरे धीरे। आईसीसी का क्या है? 2, 5, 10, बीच में 7 है ही नहीं, 2, 5, 10। एमएफआई माइक्रो फाइनेंस और फैक्टर्स का 5, 7, 10, 2 नहीं है, सीधा स्टार्ट 5 से है, तो 5, 7, 10। इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो एनबीएफसीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी, ये दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हैं, इनके लिए 300 करोड़ का नेट ओन फंड है, ओके। सो दिस इज द टाइम लिमिट टू मीट द नेट ओन फंड। तो इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव भी बन सकता है, एमसीक्यू भी बन सकता है। नेक्स्ट टॉपिक विच इज द बिगेस्ट अमेंडमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। हम लोग सब जानते हैं कि बैंक ऑडिट के अंदर भी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है, एनबीएफसी में भी होता है, पर बैंक ऑडिट में इन्होंने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का कोई भी डिटेल या न्यूमेरिकल नहीं दिया, बस एक मोटे मोटे तौर पे बोला कि बैंक ऑडिट में कि Tier 1 कैपिटल रेशियो इज इक्वल टू Tier 1 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स इनटू 100%, टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इक्वल टू Tier 1 प्लस Tier 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स इनटू 100%। बस इतना बोला है, बाकी डिटेल नहीं है। लेकिन एनबीएफसी ऑडिट के अंदर इन्होंने फुल डिटेल डाला है एंड इट्स वेरी वेरी गुड। तो मैं इसको पूरा एक इलस्ट्रेशन जैसा मैंने बनाया है, मैं उस इलस्ट्रेशन के थ्रू तुमको समझाऊंगा, तुमको पूरा क्लियर भी हो जाएगा, ओके। मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुनना, प्रेम से समझेंगे यहाँ धीरे धीरे, ओके। सबसे पहले तो टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, मतलब Tier 1 और Tier 2 मिला के, ठीक है। तो Tier 1 कैपिटल का मतलब होता है गुड क्वालिटी कैपिटल। जैसे ये जो आप देख रहे हो, दिस इज कैलकुलेशन ऑफ Tier 1 कैपिटल, इट्स अ गुड क्वालिटी कैपिटल। और Tier 2 कैपिटल को हम लोग बोलते हैं बैड क्वालिटी कैपिटल, बट स्टिल कैपिटल बट बैड क्वालिटी कैपिटल, तो नीचे आता है। तो इधर
इनकी टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल रेशियो कितनी होनी चाहिए? टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल शुड बी एटलीस्ट 15%, शुड बी एटलीस्ट 15% ऑफ रिस्क वेटेड असेट्स। सिंपल याद रखना है तो तुम बोलोगे 15% ऑफ रिस्क वेटेड असेट्स, या फिर फॉर्मूला को चेंज करके बोलोगे टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड असेट्स इज इक्वल टू 15%। लेकिन इफ यू वांट टू एलोंगेट इट, द फुल वर्जन इज दिस 15% of risk weighted assets on balance sheet items plus risk adjusted value of off balance sheet items, मतलब जो contingent liabilities होती हैं उसका। तो जनरली जो सम्स आते हैं ना उसमें इतना लंबा चौड़ा नहीं रहता, सम्स में वो लोग आपको RWA रिस्क वेटेड असेट्स देते हैं और उसी का 15% आपको निकालना है कि ये होगा टोटल कैपिटल इतना होना चाहिए। अब टीयर 1 कैपिटल कितना होना चाहिए? टोटल कैपिटल 15%, टीयर 1 कैपिटल 10%, टीयर 1 कैपिटल 10%। लेकिन अगर आप एक गोल्ड लोन वाले एनबीएफसी हो, गोल्ड लोन वाला एनबीएफसी मतलब वो एनबीएफसी जिनका प्राइमरी फाइनेंशियल असेट्स मोर देन 50% ऑफ फाइनेंशियल असेट्स गोल्ड लोन के फॉर्म में है, ठीक है, तो गोल्ड लोन वाले जो एनबीएफसी हैं उनके लिए टीयर 1 कैपिटल 10% नहीं है, 12% है, थोड़ा ज़्यादा है, 12% है इधर बोर्ड पे। टीयर 1 कैपिटल ऊपर क्या था, ये था टीयर 1 प्लस टीयर 2 कैपिटल, अब नीचे सिर्फ टीयर 1 है। ओके, यू वांट टू नंबर इट, यू कैन डू इट लाइक दिस फॉर योरसेल्फ, 1 2 3, ठीक है। तो अभी सेकंड और थर्ड में आई एम टॉकिंग अबाउट टीयर 1 कैपिटल। तो सेकंड वाला टीयर 1 कैपिटल एक्सेप्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड एक्सेप्ट गोल्ड लोन वाला एनबीएफसी 10%, और नीचे थर्ड वन में लिखा है टीयर 1 कैपिटल फॉर गोल्ड लोन वाला एनबीएफसी इज इक्वल टू 12%, ठीक है, ये है पूरा। तो ये ना अच्छे से इस सारे स्टूडेंट्स को याद होना बहुत आवश्यक है। 15%, 10%, 12% ये सब सम्स में यूज होता है। ओके, अब टीयर 1 और टीयर 2 में क्या क्या आएगा एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा, मैं याद हो जाएगा। टीयर 1 कैपिटल कंप्राइजेज ऑफ 2 थिंग्स, इट इज द समेशन ऑफ 2 थिंग्स। ये बेस लेयर में 2 थिंग्स नहीं होता, बेस लेयर वाले जो एनबीएफसी है उनके लिए केवल फर्स्ट वाला होता है ओन्ड फंड, ठीक है। अगर बेस लेयर वाला एनबीएफसी है तो सिर्फ एक ही आइटम आएगा ओन्ड फंड लेस इन्वेस्टमेंट्स, ये सेकंड वाला नहीं आएगा, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स नहीं आएगा। लेकिन अगर मिडिल लेयर है अपर लेयर है तब दोनों आएंगे, ठीक है, 2 आइटम्स। सो फर्स्ट आइटम इज टीयर 1 ओन्ड कैपिटल, मेरा अपना कैपिटल कंपनी का कितना है एनबीएफसी का। ओन्ड कैपिटल की कैलकुलेशन की भी एक लंबी लिस्ट होती है पर वो लकीली हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें क्वेश्चन में ओन्ड फंड्स लिखा हुआ होगा। अब क्या एक एनबीएफसी दूसरे एनबीएफसीज में या ग्रुप कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है? इन्होंने बोला अप टू 10% ऑफ ओन्ड फंड, अप टू 10% ऑफ ओन्ड फंड। तो अगर किसी एनबीएफसी ने ग्रुप कंपनीज में या फिर अदर एनबीएफसीज में जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इफ इट एक्सीड्स 10% ऑफ ओन्ड फंड्स, तो जो एक्सेस पोर्शन है वो माइनस करो, माइनस इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स ऑफ अदर एनबीएफसीज एंड ग्रुप कंपनीज minus investment in shares of other NBFCs and group companies exceeding मतलब in excess of 10% of owned fund. Now look at this example. मेरे एग्जाम्पल में मैंने ओन्ड फंड कितना लिया है 600 करोड़, तो 10% तक अलाउड है इन्वेस्टमेंट्स करना, तो 10% 600 है 60 करोड़, पर हमने जो इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं वो है 100 करोड़, तो 60 करोड़ तक अलाउड है 10%, उससे ज़्यादा कर रखा है, ज़्यादा कितना कर रखा है 40 करोड़, माइनस करो, माइनस को मैं ब्राउन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। ओके, तो फर्स्ट आइटम क्या है ओन्ड फंड्स, मैं एक बार पूरा इंडिविजुअली पढ़ा दूँ फिर टोटल भी वापस से पढ़ा के रिवाइज करा दूंगा, ठीक है, ध्यान सुनना, ये याद करके उठेंगे यहाँ से हम लोग। ओन्ड फंड्स माइनस इन्वेस्टमेंट्स इन द शेयर्स ऑफ ग्रुप कंपनीज और अदर एनबीएफसीज इन एक्सेस ऑफ 10%, 10% ऑफ ओन्ड फंड तक अलाउड है, उससे ज्यादा है तो भाई माइनस करो। नंबर 2 परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, मतलब है तो ये डेट पर ये परपेचुअल है, मतलब ये कभी चुकाना ही नहीं पड़ेगा, चलते जाएगा चलते जाएगा, तो इट इज एज गुड एज कैपिटल, और ये गुड क्वालिटी कैपिटल माना जाता है, इट कम्स इन टीयर 1 कैपिटल। परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स, इसको भी आप ऐड करो वहां पे। पर सर इसमें भी एक ज्ञान है, क्या ज्ञान है? परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स आप ऐड कर सकते हो बट नॉट मोर देन 15% ऑफ लास्ट ईयर्स टीयर 1 कैपिटल। तो क्वेश्चन में अगर आपको वो लोग बोल देते हैं कि लास्ट ईयर हमारी टीयर 1 कैपिटल थी लेट से 500 CR, तो
तो उसका 15% कितना होता है 500 CR का 75 CR। तो आप परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट ले सकते हो पर मैक्सिमम अप टू 75 CR। नाउ अगर मेरा परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट है मान लो 100 CR, लेट्स से 100 CR, तो टू द एक्सटेंट ऑफ 15% ऑफ लास्ट ईयर्स टीयर 1 कैपिटल विच इज 15% ऑफ 575, वो 75 यहाँ जाएगा, जो बचा हुआ 100 के 100 माइनस 75 25, वो टीयर 2 में जाएगा। परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स से 100 करोड़ to the extent it does not exceed 15% of the last year's tier 1 capital। अब क्वेश्चन में सपोज लास्ट ईयर टीयर 1 कैपिटल है 500 करोड़, तो 500 करोड़ का 15% 75, तो 100 करोड़ में से 75 करोड़ यहां जाएगा और 25 करोड़ सर टीयर 2 में जाएगा। ठीक है, ऐसा है। ओके, एक बार रिकैप कराते हैं। यहां पर मैं क्या देख रहा हूं सर, दो चीजों से बना है, ओन्ड फंड माइनस इन्वेस्टमेंट्स प्लस पीडीआई परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स। मुझे ख्याल रखना है इन्वेस्टमेंट्स इन एक्सेस ऑफ 10% माइनस करना है, पीडीआई में याद रखना है टू द एक्सटेंट ऑफ 15% ऑफ लास्ट ईयर्स टीयर 1 कैपिटल वो ऐड होगा, उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा है तो वो टीयर 2 में जाएगा। ठीक है, ये टीयर 1 का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस देयर वाले एनबीएफसीज में ये दो नहीं होता, सिर्फ ये पहला वाला होता है, ओन फंड माइनस इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट सर टीयर 2 कैपिटल। टीयर 2 कैपिटल में 6 आइटम्स आते हैं, 6 आइटम्स। फर्स्ट, प्रेफरेंस शेयर्स जो कंपल्सरली कन्वर्टेबल नहीं है। आप खुद आप सोचो, अगर कोई प्रेफरेंस शेयर है जो कंपल्सरली कन्वर्टेबल है तब तो वो गुड क्वालिटी इक्विटी है, वो तो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा, चुकाना तो पड़ेगा ही नहीं, वो तो इक्विटी है, तो वो टीयर 1 में जाएगा ना, वो टीयर 1 में ओन फंड्स की कैलकुलेशन में जाता है, तो वो टीयर 2 में नहीं आता है। तो बोला कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस छोड़ के जो भी प्रेफरेंस शेयर है, चाहे नॉन कन्वर्टेबल चाहे ऑप्शनल कन्वर्टेबल, वो पुअर क्वालिटी कैपिटल है, बिकॉज एक दिन तो रिडीम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ले लो टीयर 2 में। ठीक है सर, रिवैल्यूएशन रिजर्व भी ले लो बट 55% डिस्काउंट माइनस करो, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व एक गंदा रिजर्व है, उसको आप टीयर 2 में ले सकते हो, बट माइनस करो 55% डिस्काउंट, यानी 45% वैल्यू आउटर कॉलम में जाएगा। तो लेट्स से कि मेरा रिवैल्यूएशन रिजर्व है 200 करोड़, तो 55% डिस्काउंट माइनस करो, कितना आएगा 90 CR, आउटर कॉलम 90 CR। जनरल प्रोविजंस, जनरल प्रोविजंस जनरल प्रोविजंस वगैरह टू मीट अनएक्सपेक्टेड लॉसेस वगैरह जो होते हैं, बोला वो भी आप ऐड कर सकते हो, बट मैक्सिमम कितना 1.25% ऑफ रवा। तो क्वेश्चन के अंदर वो लोग रवा आपको लिख के दे देंगे, रिस्क वेटेड एसेट उसका 1.25%, तो उससे ज़्यादा नहीं। अब मान लीजिए इन दिस क्वेश्चन मेरा जनरल प्रोविजन है 60, परंतु 1.25% ऑफ रवा मैंने सॉल्व किया। क्वेश्चन में हम लोग को रवा दिया हुआ है 4000 CR, तो 4000 CR का 1.25% करोगे तो 50 आता है। तो जनरल प्रोविजन है 60, बट मैं मैक्सिमम कितना लिख सकता हूँ 1.25%, विच इज कमिंग टू 50, तो आउटर कॉलम 50। फिर ये दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, सबऑर्डिनेटेड डेट। ये भी डेट मनी टाइप के ही होते हैं, पर ये फिर भी थोड़े बेटर होते हैं, इसीलिए कैपिटल में काउंट किया जा रहा है। टीयर 2 कैपिटल ऐड कर दो। और छठा आइटम तो सर वो जो ऊपर वाला पीडीआई था ना, जो एक्सेस बच गया था वही आ गया। तो टीयर 2 कैपिटल में 6 आइटम्स हैं। अब आप टीयर 2 कैपिटल का टोटल निकालो, इट विल कम टू 315। याद रखना है जब आपने टीयर 2 सॉल्व करके निकाल लिया, इट शुड नॉट बी मोर देन टीयर 1। अब मेरे एग्जाम्पल में तो लकीली टीयर 1 था 635 CR और मेरा टीयर 2 300 समथिंग आ रहा है, 315, तो कम ही है। लेकिन मान लो अगर टीयर 2 इससे ज़्यादा होता, लेट्स से टीयर 2 कैपिटल आपने सॉल्व किया एंड इट इज कमिंग टू 800 CR, तो यू विल टेक मैक्सिमम टीयर 2 कैपिटल इज इक्वल टू 635 CR। तो मेरे केस में वो इशू हुआ नहीं। ठीक है, टीयर 1 कैपिटल, दिस इज टीयर 1 एंड दिस इज टीयर 2, तो टीयर 2 टीयर 1 से कम ही है तो चलेगा। अब अगर आपसे टीयर 1 रेशियो बोले तो आप निकाल लो यार, 635 बाई रवा 4000 था, 15%, और रिक्वायरमेंट कितने की होती है, टीयर 1 की रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ 10% की, तो उससे तो ज़्यादा ही है सर। और टीयर 1 एंड 2 दोनों मिला के लेना है, तो 635 इधर देख लो, 635 प्लस 315 950 डिवाइडेड बाई 4000 कम्स टू 23%। रिक्वायरमेंट कितने की होती है 15%। तो वी आर सेटिस्फाइंग बोथ द टीयर 1 एंड टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, दिस इज द कैलकुलेशन। नाउ एक बार मोटे तौर पे समझ में आ गया तो अब मैं तुमको याद करवाता हूं। ठीक है, इधर सुनना। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, आपकी टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए 15%,
टीयर 1 कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 10%। गोल्ड लोन वाली एनबीएफसी है तो टीयर 1 10 के बदले 12%। सेकंड आपको ये याद रखना है कि टीयर 1 कैपिटल में क्या आता है सर? टीयर 1 कैपिटल में लिखा हुआ 2 आइटम है पर आता 3 है। एक है ओन्ड फंड, दूसरा है माइनस करो इन्वेस्टमेंट्स, तीसरा है पीडीआई ऐड करो। ओन्ड फंड माइनस इन्वेस्टमेंट्स प्लस पीडीआई परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट। और सर ये टीयर 2 में 6 आइटम्स आता है। वो 6 आइटम्स क्या है सर? टीयर 2 का 6 आइटम, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स अदर देन कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, रिवैल्यूएशन रिजर्व, जनरल प्रोविजंस, हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, सबऑर्डिनेटेड डेट, पीडीआई जो टीयर 1 से कैरी फॉरवर्ड होकर आ रहा है। ये मोटे तौर पे याद हो जाता है कि टीयर 1 में 3 आइटम, टीयर 2 में 6 आइटम। दिक्कत कहाँ आती है? वो जो अंदर में बोला है ना एक्सीडिंग, नॉट एक्सीडिंग, उसमें। तो ऐसे टोटल 5 केसेस हैं। पहला केस, ठीक है, मैं एक बार इसको स्टार दे देता हूं। पहला केस, इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स ऑफ अदर एनबीएफसीज एंड ग्रुप कंपनी, जो आपको माइनस करना है, दैट इज इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ ओन्ड फंड। ये याद रखना है। तो ओन्ड फंड जो भी है उसका 10%, उससे जो एक्स्ट्रा है वो माइनस करोगे, पूरा माइनस नहीं करोगे। सेकेंड, पीडीआई परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट नॉट एक्सीडिंग, इस बार एक्सीडिंग है कि नॉट एक्सीडिंग? नॉट एक्सीडिंग 15% ऑफ लास्ट ईयर का टीयर 1 कैपिटल। तो लास्ट ईयर जो भी मेरा टीयर 1 कैपिटल था, जो भी था उसका 15%, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, वो सीलिंग है। और अगर कुछ बच गया एक्स्ट्रा, भेजो इसको नीचे टीयर 2 के अंदर। रिवैल्यूएशन रिजर्व क्वेश्चन में देंगे, अपने को -55% करना पड़ेगा, भूलना नहीं है। जनरल प्रोविजंस, इसमें याद रखना है जनरल प्रोविजन शुड नॉट बी मोर देन 1.25% ऑफ रवा। एंड लास्ट सर, ये याद रहे कि टीयर 2 कैपिटल शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू टीयर 1 कैपिटल। ये चेक करना है। तो ये 5 चीजें चेक करनी है, बाकी आराम से हो जाएगा सम्स तुम्हारा इससे, ठीक है। तो ये पूरा मैंने सम्स के फॉर्मेट में डिजाइन किया सो दैट यू कैन इजीली सॉल्व इट एंड चेक इट। रिस्क अब नीचे, इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन। एक बहुत अच्छी चीज है, जैसे बैंक ऑडिट में एनपीए बनता है सर 90 दिन बाद, है ना। इधर एनपीए, हमने बैंक ऑडिट में हमेशा सीखा है कि जब इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू हो जाए फॉर मोर देन 90 डेज वो एनपीए बन जाएगा। पर एनबीएफसी में ये 180 दिन था, मतलब 180 डेज तक वेट करेंगे फिर एनपीए बनाएंगे। तो अब आरबीआई ने बोला इसको भी धीरे धीरे हम लोग 90 डेज पर लेके आएंगे। इसके लिए आरबीआई ने एक ग्लाइड पाथ बनाया है, इसको बोलते हैं ग्लाइड पाथ, ये आरबीआई ने बनाया है, ठीक है। एनपीए ग्लाइड पाथ बोलता है कि बाय 31 मार्च 2024 हम लोग इसको 180 से कम करके 150 कर देंगे। बाय 31 मार्च 25 150 से कम करके 120 कर देंगे। बाय 31 मार्च 2026 इसको 120 से कम करके 90 कर देंगे। मतलब ये ग्लाइड पाथ कुछ ऐसा होगा, 180 से गिर के 150 से गिर के 120 से गिर के 90। तो ये करना है हमें कब तक? 31 मार्च 2024 तक जो गया, ये 31 मार्च 2025 तक गया, अब 31 मार्च 2026 जो आने वाला है, ओके। तो ये भी धीरे धीरे 180 से 90 हो जाएगा, तब तक के लिए इस तरह से लिखा जाएगा। अभी देखो यहाँ बैंक लोन में, बैंक ऑडिट में टिपिकली एनपीए में 3 आइटम रहते हैं, वो बोलते हैं टर्म लोन, सीसीओडी और दूसरा तीसरा वो लोग आपको ये बोलते हैं बिल्स डिस्काउंटेड। यहाँ पर है 7 आइटम्स, ओके। चलो 1 2 3 4 तो तुम बोलोगे सर इट लुक्स लाइक बैंक ऑडिट ओनली, इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ड्यू, बिल्स ड्यू, डिमांड या कॉल लोन पे इंटरेस्ट ड्यू। लेकिन ये 3 हटके हैं, ठीक है। आपको पता है कि एनबीएफसी अलग अलग तरह के बिजनेसेस करता है, लीज करता है, हायर परचेज करता है। तो इसमें इन्होंने बोला इंटरेस्ट इनकम ऑन रिसीवेबल्स अंडर करंट असेट, मतलब शॉर्ट टर्म एडवांसेस। फिर ड्यूज ऑन सेल्स, माल बेचा उसका उधार। थर्ड, लीज एंड एचपी इंस्टॉलमेंट। तो एनबीएफसी में ये 3 नाम हमें एक्स्ट्रा देखने को मिल रहे हैं। अगर ये ड्यू रह जाएं फॉर 180 डेज, जो कि ग्रेजुअली गिरते गिरते भी 90 डेज हो जाएगा, तो इट विल बी क्लासिफाइड एज एनपीए। और एनपीए बनने के बाद फर्स्ट आप सब स्टैंडर्ड असेट रहोगे, ठीक है। बेस लेयर वाले एनबीएफसीज सब स्टैंडर्ड असेट को 18 महीने तक रखते हैं, और जो अपर लेयर या मिडिल लेयर है वो 12 महीने तक रखते हैं, ठीक है। इधर
lease rental and HP installment which has become overdue for 180 days proviso, provided that the lease or HP NBFC shall classify each account separately on the basis of recovery. Okay. अच्छा, ये पॉइंट नंबर जो ए आप देख रहे हो ना, ये अलग है, ये नॉर्मल है। ये बोलता है अगर एक बोरोवर ने एनबीएफसी से मल्टीपल फैसिलिटी ले रखा है तो उसमें से एक भी एनपीए बन गया तो सब एनपीए बन जाएगा, जस्ट लाइक बैंक ऑडिट। बेस लेयर वाले एनबीएफसी सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में कितने महीने तक रखते हैं अपने एनपीएस को? 18 महीने। मिडिल लेयर या अपर लेयर वाले कब तक कितने में रखते हैं? 12 महीने। 18 महीने, 12 महीने। वहाँ पर बैंक ऑडिट में सब स्टैंडर्ड पूरा का पूरा 12 महीने का होता है, यहाँ पे अलग अलग। बेस लेयर वालों के लिए 18 महीने हैं। फिर इसको देखो, अगर कोई लोन रीस्ट्रक्चर हुआ है तो जब तक 1 साल तक आफ्टर रीस्ट्रक्चरिंग वो सेटिस्फैक्टरली परफॉर्म नहीं कर देता तब तक हम लोग उसको अपग्रेड नहीं करते। ठीक है, ये क्लियर है? प्रोवाइजो, इंफ्रास्ट्रक्चरल लोन, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन को हम लोग क्लासिफाई करेंगे एज सब स्टैंडर्ड असेट। फिर से डाउटफुल असेट। सर जो बेस लेयर वाला 18 महीने सब स्टैंडर्ड रह चुका है वो अब डाउटफुल में जाएगा। मिडिल या अपर लेयर वाला अगर 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड रह चुका है तो वो डाउटफुल में जाएगा। दिस वन। प्रोविजन की रेट्स में थोड़ा सा जो अमेंडमेंट वो बता देता हूँ। बेस लेयर वालों के लिए इन्होंने बोला द रेट ऑफ प्रोविजन विल बी 0. स्टैंडर्ड असेट पे 0.25%, 0.25%। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का सेम है। लेकिन जो ये क्या बोलते हैं मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर वालों के लिए स्टैंडर्ड असेट पे प्रोविजन है 0.4%। ठीक है, अपर लेयर के लिए प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, मिडिल लेयर के लिए 0.4%। इस पे क्वेश्चन भी था। जितने भी आप स्टैंडर्ड असेट्स पे प्रोविजन बनाओगे, द प्रोविजन ऑफ स्टैंडर्ड असेट, उसको आप एडवांसेस से नेट ऑफ करके नहीं दिखाओगे बल्कि उसको कंटिंजेंट अलग से दिखाओगे। कंटिंजेंट प्रोविजंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड असेट, उसको आप अलग से शो करोगे, नेट ऑफ नहीं करोगे। ठीक है, ये था आरबीआई ये एनपीए नॉर्म्स, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। अब इसमें लास्ट टॉपिक है एसएसी, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स सर्टिफिकेट। स्टैट्यूटरी ऑडिटर से एक सर्टिफिकेट, जैसे हर एनबीएफसी को बताना पड़ता है कि हम लोग एनबीएफसी वाली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वी आर होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड वी आर एलिजिबल टू होल्ड इट। तो जो ऑडिटर होता है वो 31 मार्च को 50% वाला कैलकुलेशन करके क्राइटेरिया चेक भी करता है। ऑडिट रिपोर्ट जिस दिन वो देगा, ऑडिट रिपोर्ट, वहाँ से 5 वर्किंग डेज के अंदर वो एक सर्टिफिकेट देगा कॉल्ड स्टैट ऑडिटर सर्टिफिकेट कि यस ये लोग एनबीएफसी के सारे कंडीशंस कंप्लाई कर रहे हैं, दे आर एलिजिबल टू बी एन एनबीएफसी। ठीक है, कब तक देना है ये सर्टिफिकेट? विद इन 5 वर्किंग डेज ऑफ द साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड लास्ट टू लास्ट बाय 31 दिसंबर ऑफ द ईयर, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, सो सर दीज वर एनबीएफसी ऑडिट अमेंडमेंट्स। ओके, अच्छे अमेंडमेंट्स हैं, इनको एक बार सुनने से भी शायद नहीं होगा, 2-3 बार तुमको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके तुमको एकदम क्लियरली ये याद हो जाएगा। थैंक यू।